हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। दिस इज गौरी। तो आज के वीडियो में हम नया टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम है एप्लीकेशंस ऑफ आईसीटी इन रिसर्च। तो इस टॉपिक के बारे में हम लोग महत्वपूर्ण टॉप 10 एमसीक्यूज देखेंगे और उसी के साथ हम लोग थियरीज भी देखेंगे और हम लोग स्मार्ट ट्रिक्स भी देखेंगे व्हाइल सॉल्विंग द एमसीक्यूज। तो आज का मेरा लेक्चर 15 है। तो इसके पहले हमने जो भी कुछ टॉपिक्स लिए उसके लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की है, तो आप वहाँ पे जाके मेरे सारे वीडियोस देख भी सकते हो। तो आपको मेरा आज का लेक्चर पूरा देखना है ताकि आपके सारी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगी। ओके। और फिर भी आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमें पता है कि आपको पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम देनी है फॉर चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी। ओके। तो इस एंट्रेंस एग्जाम के जो पूरे मार्क्स है वो है 100 मार्क्स एंड इट हैज़ टू सेक्शंस, section A and section B, and section A is for research methodology and it carries 50 marks and each question carries 1 mark and there is also 0.25 negative marking. Okay, तो हम लोग आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी पर कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं जिसके अंदर ये सारे यूनिट्स हमने कवर कर रखे हैं। ओके। तो मैं आपको बता दूं, हम आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं जिसमें थियरी और एमसीक्यूज दोनों भी आते हैं। हम आपको फुल सिलेबस नोट्स मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। ऐसे हमारे पास 10 मॉक टेस्ट है एंड ईच मॉक टेस्ट हैज़ 40 एमसीक्यूज। तो इसी में ही आपके 400 एमसीक्यूज कवर हो जाते हैं। ओके। तो हम आपको 1500 एमसीक्यूज का रिवीजन पीडीएफ भी देते हैं जिसकी वजह से आप ये सारी जो चीज़ें हैं वो अच्छी तरीके से रिवाइज भी कर सको। ओके। सो ये सारी चीज़ें हम लोग आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में प्रोवाइड करते हैं। तो हम आपको 100% गारंटी दिलवाते हैं कि इस कोर्स की वजह से आप पासिंग स्कोर तो पा ही लोगे, पर आपको इंटरव्यू में ही बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इसकी वजह से आपको ये कोर्स जल्द से जल्द परचेस करना है ताकि आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सको। और इस कोर्स को परचेस करने के लिए आपको ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करना है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ी है, या फिर आपको इनमें से किसी भी नंबर पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू कांटेक्ट भी करना है। ओके। और इस कोर्स की फी ओनली 699 रुपीज है। ओके। नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे हमें ये सारे स्टेटमेंट्स दिए हैं और यहाँ पे बोला है कि ये जो स्टेटमेंट्स है ये स्टेटमेंट्स गूगल फॉर्म्स थ्रू सर्वे क्रिएट करने के लिए कुछ स्टेप्स है। ओके। तो इन सभी स्टेप्स को हमें सीक्वेंसली लगाना है। ओके। तो व्हाट आर दिस गूगल फॉर्म्स? गूगल फॉर्म्स ये एक सर्वे सॉफ्टवेयर है जिसको आईसीटी एप्लीकेशन में इस्तेमाल किया जाता है। ओके। और इन गूगल फॉर्म्स को गूगल ने प्रोवाइड किया है। ओके। तो जब भी हम लोग गूगल फॉर्म्स थ्रू सर्वे क्रिएट करते हैं तो उसमें तो पहला तो हम क्या करते हैं, हम लोग क्वेश्चन टाइप को सिलेक्ट करते हैं। ओके। जिसकी वजह से जो गूगल फॉर्म होता है वो एक टाइप ऑफ फॉर्मेट क्रिएट करता है। ओके। देन उसके बाद हमें क्वेश्चंस बनाने हैं एंड इसमें क्वेश्चंस बनाना मैंडेटरी चीज होती है बिकॉज क्वेश्चन यही एक इसका मेन ऑप्शन है। ओके। तो ये क्वेश्चंस मैंडेटरी भी होते हैं या फिर ये क्वेश्चंस ऑप्शनल भी होते हैं बेस्ड ऑन द टॉपिक ऑफ द सर्वे। देन थर्ड वन इज कि दैट वी हैव टू सेव दिस फॉर्म and we have to give some name to this form. Okay। हमें नेम क्यों देना है? बिकॉज जब भी कोई भी रिस्पोंडेंट क्वेश्चन का आंसर देता है तो वो नेम के हिसाब से आंसर देगा। ओके। देन उसके बाद वी हैव टू कॉन्फ़िगर द सेटिंग्स। ये सारी चीज़ें करने के बाद हमें सेटिंग्स की कॉन्फ़िगरेशन करनी है बिकॉज सेटिंग्स की कॉन्फ़िगरेशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। देन उसके बाद वी हैव टू शेयर दिस सर्वे टू द रिस्पोंडेंट्स थ्रू द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। ओके। तो हमें ये सारी चीजें शेयर करनी है। तो अब हम देखते हैं कि हमें क्या क्या ऑप्शंस दिए हैं। तो पहला ये है कि सिलेक्ट क्वेश्चन टाइप एंड क्रिएट। यस, दिस इज आर फर्स्ट स्टेप। देन दूसरा है कि गिव नेम टू सर्वे फॉर्म एंड सेव। दिस इज नॉट आर सेकेंड स्टेप। Then third is make questions mandatory or keep optional. Yes, this is our second step and this will be our third step. Then हमारा fourth step होगा कि configure the settings. ओके। देन हमारा फिफ्थ स्टेप ये होगा कि शेयर विथ रिस्पोंडेंट्स। ये सारी चीजें हमें रिस्पोंडेंट्स के साथ शेयर भी करनी है। तो इसमें हमारा ऑर्डर क्या होगा? हमारा ऑर्डर ये आएगा ए सी बी ई और डी। ओके। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा?
Yes, the option 3, A, C, B, E, D is the correct answer. नाउ स्टूडेंट्स, अब हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पूछा है कि इन अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो इनमें से कौन सा एग्जाम्पल ऐसा है जो कि इन अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च का है। ओके, तो जब भी हम आईसीटी के एप्लीकेशन की बात करते हैं इन रिसर्च में, तो जो साइंटिस्ट होते हैं वो आईसीटी का इस्तेमाल नॉलेज बढ़ाने के लिए और इजीली नॉलेज एक्वायर करने के लिए करते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, रिसर्च में डेवलपमेंट होती है। ओके, तो जब भी कोई भी साइंटिस्ट आईसीटी का इस्तेमाल करता है, तो इट डिपेंड्स ऑन इट्स एक्सपर्टीज, इट डिपेंड्स ऑन इट्स लॉजिकल पावर, कि वो उस आईसीटी का इस्तेमाल कैसी तरीके से करे। ओके, तो इसके लिए जो भी आईसीटी सोर्सेस है, रिसोर्सेस है, फॉर एग्जांपल आप गूगल स्कॉलर ले लो, माइक्रोसॉफ्ट स्कॉलर ले लो, ये सारी चीजें जो आईसीटी सोर्सेस में आती है, तो इन सारी रिसोर्सेज का जो इस्तेमाल होता है वो बहुत ही लॉजिकल तरीके से करना चाहिए, ताकि हमें जो आईसीटी के एप्लीकेशंस रिसर्च पर लगाने हैं वो हम लोग अप्रोप्रिएटली लगा सके। ओके, सो दिस इज नॉट द अनएथिकल प्रैक्टिस, इसको हम लोग अनएथिकल प्रैक्टिस नहीं कहते, बट दिस इज बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ टेक्निकल एक्सपर्टीज ऑफ आईसीटी रिसोर्सेज। सो जब भी हमें इन अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन मिलता है इन द आईसीटी इन रिसर्च, तो उसकी वजह एक ही है कि हमें टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं है। ओके, तो अब हम ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है टेक्निकल लैब्स ऑन द पार्ट ऑफ द रिसर्चर। टेक्निकल लैब्स का मीनिंग ये है कि टेक्निकली कुछ भी उसमें गैप हो जाए। ओके, सो टेक्निकली गैप बिटवीन टू थिंग्स, तो उसको हम बोलते हैं कि लैब्स। ओके, सो अगर हम लोग आईसीटी एप्लीकेशन की बात करते हैं, तो अगर हम लोग इन अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी लगाते हैं इन द रिसर्च, तो उसका और इसका कोई भी लॉजिक नहीं है, तो ये तो नहीं आएगा। इनएडेक्वेट प्रोविजन ऑफ आईसीटी रिसोर्सेज, तो यहाँ पे हमें आईसीटी रिसोर्सेज का अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना है। ओके, सो ये भी नहीं आएगा। वॉयलेशन ऑफ रिसर्च एथिक्स, यस दिस इज नॉट द अनएथिकल रिसर्च प्रैक्टिस। ओके, तो ये भी नहीं आएगा। द लास्ट वन इज एब्सेंस ऑफ टेक्निकल एक्सपर्टीज ऑफ आईसीटी रिसोर्सेज, यस दिस इज द करेक्ट आंसर टू आवर क्वेश्चन। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें पूछा है कि एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च इज रिलेवेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस। ओके, तो यहाँ पे रिसर्च के स्टेजेस दिए गए हैं, तो यहाँ पे पूछा है कि इनमें से कौन से स्टेजेस में हम लोग आईसीटी का इस्तेमाल अच्छी तरीके से करते हैं। जैसे कि हमें पता है कि आईसीटी का इस्तेमाल हम लोग रिसर्च में एट एवरी स्टेज करवाते हैं, बट इन सर्वेइंग, ओके, एंड इन डेटा एनालिसिस और इन इंडेक्सिंग द रेफरेंसेस, इन तीन जो स्टेजेस है रिसर्च की, इनमें हम लोग आईसीटी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करते हैं। हम सर्वेइंग में आईसीटी का इस्तेमाल करते हैं बिकॉज इसकी वजह से रिसर्चर का टाइम और उसकी कॉस्ट दोनों भी बच जाते हैं, और हम लोग बहुत ही कम समय में लार्जर सैंपल तक पहुंच सकते हैं। ओके, देन दूसरा ये है कि डेटा एनालिसिस, तो हमारे पास आईसीटी की वजह से बहुत ज्यादा, मतलब फ्रॉम वेरी फ्यू साइज टू द वेरी लार्ज साइज कंप्यूटर हार्डवेयर होते हैं, जिसकी वजह से हम लोग डेटा को स्टोर कर सकते हैं, और हमारे पास कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी होते हैं, जिसकी वजह से हम लोग न्यूमेरिकल डेटा को अच्छी तरीके से एनालिसिस भी कर सकते हैं। ओके, देन इंडेक्सिंग द रेफरेंसेस, तो जो भी हमारे पास रेफरेंसेस होती है, ओके, और जो भी हमारे पास सोर्सेस होती है, इन दो चीजों को हम लोग अच्छी तरीके से ऑर्डरली लिस्ट करवा सकते हैं, और इनके रिलेशन की वजह से हमको अच्छे बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड भी मिलता है। ओके, तो इसकी वजह से क्या होता है, हमें जो रेफरेंसेस है वो हम लोग अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, और जिसकी वजह से हमारे रिसर्च में हम लोग कम से कम प्लेजियरिज्म का इस्तेमाल करते हैं। ओके, सो दीज आर द मेन थ्री स्टेजेस ऑफ रिसर्च जहाँ पे हम लोग आईसीटी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो अब हम ऑप्शंस देखते हैं। सर्वे ऑफ रिलेटेड स्टडीज, यस सर्वेइंग में हम लोग आईसीटी का इस्तेमाल करते हैं, तो ये तो आएगा। डेटा कलेक्शन इन द फील्ड, इसमें करते हैं बट नॉट दैट मच, तो ये तो नहीं आएगा। डेटा एनालिसिस, इसमें करते हैं, तो ये आएगा। राइटिंग द थीसिस, इसमें भी करते हैं बट नॉट दैट मच, तो ये नहीं आएगा।
इंडेक्सिंग द रेफरेंसेस इसमें करते तो ये आएगा। सो 1, 3 एंड 5 ये थ्री ऑप्शंस आएंगे। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज आंसर 2, दैट इज 1, 3 एंड 5। नाउ स्टूडेंट्स, हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है इसमें पूछा है कि आईसीटी एप्लीकेशन इन रिसर्च इज मोस्ट यूजफुल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। तो इनमें से कौन सा रीजन ऐसा है जो कि मोस्ट यूजफुल है फॉर द आईसीटी एप्लीकेशन इन रिसर्च। ओके, ओके, तो अब हमने देखा कि आईसीटी एप्लीकेशन का इस्तेमाल हम लोग रिसर्च में एट एवरी स्टेज करवाते हैं, ताकि जो रिसर्चर का टाइम है वो वेस्ट ना हो जाए, इवन कॉस्ट भी कम लग जाए। ये सारी चीज़ों की वजह से हम आईसीटी का इस्तेमाल रिसर्च में करते हैं। ओके, तो उसकी वजह से क्या होता है, हम लोग डेटा का कलेक्शन कर सकते हैं, वो भी अच्छी तरीके से, जिसकी वजह से हमें लार्ज ऑफ डेटा बहुत ही कम समय में मिलता है। हम लोग डेटा का एनालिसिस भी करवा सकते हैं। ओके, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो रिसर्च में जो भी रिसर्च वर्क होता है, जो थीसिस होता है, फॉर एग्जांपल जर्नल्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स, डेजर्टेशंस, ये चीज़ों के ऊपर हम लोग अच्छी तरीके से बहुत ही कम समय में वर्क कर सकते हैं। एंड ये सारी चीज़ें हम लोग सबमिट भी कर सकते हैं। एंड इसकी वजह से जो रिसर्च की क्वालिटी होती है, ओके, वो भी बढ़ जाती है। ओके, मतलब जो भी रिसर्च वर्क हम लोग करते हैं उसकी क्वालिटी भी बढ़ जाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, हम जो भी रिसर्च डेटा इस्तेमाल करते हैं तो वो डेटा जो हमें मिलता है वो उसका जो स्कोप होता है वो भी इस वजह से बढ़ जाता है। सो दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट रीजन कि हम लोग आईसीटी का इस्तेमाल रिसर्च में करते हैं। ओके, तो अब हम ऑप्शंस देखते हैं। पहला है कि फॉर रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ रिसर्च, यस, दिस इज द वन ऑफ द रीजन कि हम लोग आईसीटी का एप्लीकेशन रिसर्च में करते हैं, बट दिस इज नॉट द मोस्ट यूजफुल रीजन, तो ये तो नहीं आएगा। दूसरा है फॉर एकेडमिक एस्टेब्लिश, इट इज ऑल्सो रीजन बट नॉट मोस्ट यूजफुल। For enhancing scope of accessibility of research data, yes, this is the most useful reason कि हम लोग आईसीटी का इस्तेमाल रिसर्च में करते हैं। सो दिस ये आएगा। फॉर प्रमोटिंग डायलॉजिक इंटरेक्शंस, और ये तो नहीं आएगा। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज आंसर 3। नाउ स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा है कि द स्कोप फॉर एम्प्लॉइंग आईसीटी सपोर्ट इज रिलेटिवली मोर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ रिसर्च। तो यहाँ पे हमें रिसर्च के स्टेजेस दिए गए हैं। तो यहाँ पे पूछा है कि इनमें से कौन सा रिसर्च का स्टेज ऐसा है जहाँ पे हम लोग आईसीटी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। तो ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन हमें हमने पहले भी देखा, पर आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे ऑप्शंस अलग दिए गए हैं। तो इसके हिसाब से हमें आंसरिंग करना है। ओके, जैसे कि हमने देखा कि आईसीटी का इस्तेमाल हम लोग एट एवरी स्टेज ऑफ रिसर्च कर सकते हैं, बट इसका इस्तेमाल हम मोस्टली सर्वेइंग में करते हैं। ओके, देन हमने देखा कि हम डेटा एनालिसिस में करते हैं, देन हम इंडेक्सिंग द रेफरेंसेस उसमें भी करते हैं। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें ऑप्शंस क्या दिए हैं। हमें पहला ऑप्शन दिया है प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, तो ये तो यहाँ पे नहीं है। हाइपोथेसिस मेकिंग एक दिया है, डेटा कलेक्शन है, डेटा एनालिसिस है, डेटा इंटरप्रिटेशन है। तो इनमें से ओनली जो डेटा एनालिसिस का जो ऑप्शन है यहाँ पे दिया है। पर अगर हम बात करते हैं आफ्टर डेटा एनालिसिस, तो डेटा कलेक्शन करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे पास डेटा ही नहीं हो तो हम लोग डेटा का एनालिसिस नहीं कर सकते। सो इन डेटा एनालिसिस एंड डेटा कलेक्शन, ओके, उसमें हम लोग आईसीटी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, बिकॉज़ हमारे पास कंप्यूटर हार्डवेयर होते हैं जिनकी साइज़ बहुत कम से बहुत ज़्यादा तक आती है, जिसकी वजह से हम लोग बहुत सारे डेटा को अच्छी तरीके से स्टोर भी करवा सकते हैं। एंड जहाँ तक बात आई डेटा एनालिसिस की, तो हमारे पास कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होते हैं जिसकी वजह से हम लोग हमारे जो न्यूमेरिकल डेटा होता है या फिर स्टैटिस्टिकल डेटा होता है उनको हम लोग अच्छी तरीके से एनालाइज भी कर सके। सो डेटा एनालिसिस और डेटा कलेक्शन में हम लोग आईसीटी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करवाते हैं। सो इनमें से जो करेक्ट आंसर हुआ वो होगा सी एंड डी ओनली। तो आंसर 3 इज करेक्ट। नाउ स्टूडेंट्स, हमारा जो सिक्स्थ क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा है कि द स्कोप एंड पोटेंशियल फॉर कंट्रोवर्सी इज रिलेटिवली मोर इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी एंड रिसर्च एथिक्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च स्टेप्स। तो यहाँ पे रिसर्च स्टेप्स दिए गए हैं। ओके,
तो यहाँ पे पूछा है कि इनमें से कौन से रिसर्च स्टेप में स्कोप एंड पोटेंशियल है जो एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी का एंड रिसर्च एथिक्स का वो बहुत ज्यादा है इसमें, और जिसकी वजह से वहाँ पे कंट्रोवर्सी भी हो सकती है। ओके, तो अब हम ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है इन डिफाइनिंग रिसर्च क्वेश्चंस एंड वेरिएबल्स। जब भी हम लोग इस स्टेज पर आते हैं तब आईसीटी हमें बहुत सारा जो लिटरेचर फॉर रिव्यू होता है उसको गैदर करने के लिए आईसीटी हेल्प करता है। ओके, देन दूसरा ये है कि इन डिसाइडिंग रिसर्च डिजाइंस एंड सैम्पलिंग प्रोसीजर। तो इसकी वजह से क्या होता है, आईसीटी हमें इंफॉर्मेशन जो है रिलेटेड टू डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स उसको उस इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए हेल्प करता है। एंड इन मेकिंग यूज ऑफ पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स, तो इसमें आईसीटी इन सारी चीजों को करेक्टली मेजर करने के लिए हमें हेल्प करता है। ओके, then last one is in data analysis and reporting research results. Okay, so in data analysis जो है वो हमारा जो डेटा है उसको एनालिसिस करने के लिए आईसीटी हेल्प करता है। एंड रिपोर्टिंग रिजल्ट रिसर्च रिजल्ट्स, तो रिपोर्टिंग में भी मतलब इन वेरी सिंपल फॉर्मेट, इन कॉमन फॉर्मेट, उस फॉर्मेट में आईसीटी हमें रिजल्ट्स को बनाने के लिए हेल्प करता है। ओके, सो इन दो जो चीजें हैं डेटा एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग रिसर्च रिजल्ट्स, इनमें जो आईसीटी का एप्लीकेशन है वो बहुत ज्यादा है, एंड जिसमें रिसर्च एथिक्स भी आते हैं बिकॉज यहाँ पे हम लोग रिजल्ट्स की बात कर रहे हैं रिसर्च की। ओके, एंड डेटा एनालिसिस की भी। सो ये दो चीजें हैं जो रिसर्च में आती है, दीज दो थिंग्स आर बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब भी हम लोग रिसर्च करते हैं। तो यानी कि इन दो जो स्टेप्स है इनमें जो स्कोप एंड पोटेंशियल फॉर कंट्रोवर्सी है अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी एंड रिसर्च एथिक्स वो बहुत ज्यादा है। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 4। ओके, नाउ स्टूडेंट्स हमारा जो सेवेंथ क्वेश्चन है इसमें पूछा है कि द एप्लीकेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आईसीटी इन रिसर्च विल एंश्योर वाइडर कवरेज एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ नीडेड इंफॉर्मेशन। तो इनमें से कौन सा एप्लीकेशन आईसीटी का ऐसा है जिसकी वजह से हम लोग बहुत वाइडर जो एरिया है वहां पे जो इंफॉर्मेशन है वो पहुंचा सकते हैं और इंफॉर्मेशन वो लोग एक्सेस भी करते हैं। तो अब हम ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है लैन। लैन का मतलब ये है कि लोकल एरिया नेटवर्क, और ये तो एक प्राइवेट नेटवर्क होता है और ये बहुत ही कम जगह तक फैला हुआ रहता है। फॉर एग्जाम्पल टू पर्टिकुलर टाइप ऑफ अ बिल्डिंग या फिर ऑर्गेनाइजेशन वहां तक ही ये नेटवर्क जाता है। ओके, दूसरा ये है कि वाइड एरिया नेटवर्क बहुत ही ज्यादा जियोग्राफिकल एरिया तक फैला हुआ रहता है। फॉर एग्जांपल अक्रॉस द कंट्री या फिर अक्रॉस द कॉन्टिनेंट या फिर अक्रॉस द वर्ल्ड। तो यहाँ पे बहुत ही वाइडर कवरेज देता है नेटवर्क, एंड जो एक्सेसिबिलिटी होती है इंफॉर्मेशन की वो बहुत ही ज्यादा मतलब ग्लोबली हम लोग शेयर भी कर सकते हैं। स्काइपी, स्काइपी ये एक चैटिंग सॉफ्टवेयर है। ओके, जिसकी वजह से हम लोग वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। ओके, देन इंट्रानेट। इंट्रानेट ये इंटरनेट की तरह ही होता है बट इट इज द प्राइवेट नेटवर्क। और देर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड इंट्रानेट इज दैट ओनली सम टाइप ऑफ पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन वो लोग ही इसको एक्सेस करते हैं और इसको पोस्ट भी करवा सकते हैं। ओके, तो हमने देखा कि जो वाइड एरिया नेटवर्क है ये एक ऐसा एप्लीकेशन है आईसीटी का जिसकी वजह से हम लोग बहुत ही ज्यादा से ज्यादा जियोग्राफिकल एरिया तक इंफॉर्मेशन को पहुंचा सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज आंसर 2। नाउ स्टूडेंट्स हमारा जो एट्थ क्वेश्चन है इसमें पूछा है कि अ रिसर्चर इंटेंड्स टू मेक यूज ऑफ आईसीटी इन हिज और हर रिसर्च, व्हाट कंसिडरेशन शुड वे मोस्ट इन सच अ डिसीजन। ओके, तो यहाँ पे पूछा है कि अगर कोई भी रिसर्चर उसके रिसर्च में आईसीटी का इस्तेमाल करना चाहता है तो उसका इस्तेमाल करते समय उसके जो अंदर जो डिसीजंस होते हैं वो डिसीजंस किस हिसाब से उन्होंने लेने चाहिए। तो यहाँ पे वो कुछ स्टेटमेंट्स दिए है कि अबाउट द आईसीटी एप्लीकेशन इन रिसर्च।
तो इन सारे डिसीजन को लेते वक्त कौन कौन सा चीज़ों का उसको ध्यान में रखना चाहिए। तो जब भी हम लोग आईसीटी का इस्तेमाल करते हैं तब कुछ फैक्टर्स होते हैं बेसिस ऑन दैट। तो उस फैक्टर्स को हमें सोचना बहुत ज़रूरी है। तो पहला तो आता है कि एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द टूल यूज्ड। ओके, जो भी हम लोग टूल यूज करते हैं इन द रिसर्च, तो वो कितपत एप्रोप्रिएट है वो देखना बहुत ज़रूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी भी सर्च इंजन से जर्नल्स वगैरह ढूंढने की कोशिश करते तो हमें उसका आंसर नहीं मिलता। पर फॉर एग्जाम्पल अगर हम गूगल स्कॉलर का इस्तेमाल करते हैं या फिर हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्प्रिंजर नेचर, ओके, स्प्रिंजर डेटाबेस का जब हम इस्तेमाल करते हैं तब हम अच्छी तरीके से जर्नल्स को सर्च कर पाते हैं। सो दिस इज द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ टूल। दूसरा ये है कि कॉस्ट ऑफ द टूल। ओके, जब भी हम लोग रिसर्च करते हैं तो हमें ये भी चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारा जो रिसर्च है वो बहुत ही कम से कम कॉस्ट में हो जाए। तो अगर किसी भी टूल का जो कॉस्टिंग है वो एक्सपेंसिव होता है तो हमें उसको हमारे रिसर्च में नहीं यूज करना चाहिए। ओके, देन तीसरा जो आता है वो आता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ द आईसीटी रिसोर्सेस। जब भी हम लोग रिसर्च करवाते हैं तो उस रिसर्च एरिया में उस आईसीटी रिसोर्स का अवेलेबिलिटी है या नहीं बहुत ज़रूरी है। बिकॉज रिसर्च में कभी कभार ये होता है कि उस आईसीटी रिसोर्स का इस्तेमाल करना अनअवॉइडेबल होता है। ओके, तो उसकी अवेलेबिलिटी होना बहुत ही ज़रूरी होती है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं कि ये हमें ध्यान में रखने चाहिए जब भी हम लोग आईसीटी का एप्लीकेशन हमारे रिसर्च पर लगाते हैं। तो अब हम ऑप्शंस देखते हैं। पहला ये है कि अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द टूल। यस, ये तो आ गया। दूसरा ये है कि कॉस्ट इन्वॉल्व इन प्रोक्योरिंग इट, तो ये भी आ गया। अवेलेबिलिटी ऑफ टूल्स इन द डिपार्टमेंट वेयर रिसर्च इज टू बी अंडरटेकन, ये भी आ गया। द फोर्थ इज की विलिंगनेस ऑफ हिज और हर सुपरवाइजर टू ऑफर हेल्प, ये तो नहीं आएगा। द कंपनी फ्रॉम विच द आईसीटी इक्विपमेंट हैज बीन प्रोक्योर्ड, ये भी नहीं आएगा। तो बिकॉज ये दो जो चीजें हैं ये इतनी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स नहीं है कि उसका हम रिसर्च में इस्तेमाल करते समय कुछ ध्यान कर सके। ओके, तो आप ही बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है इट इज द करेक्ट आंसर टू आवर क्वेश्चन। तो ऑब्वियसली ए बी एंड सी, मतलब आंसर वन इज द करेक्ट आंसर। नाउ स्टूडेंट्स, हमारा जो नाइन्थ क्वेश्चन है इसमें पूछा है कि एरिक मेडलाइन एंड एबीआई और इन्फर्म आर इंस्टेंसेस ऑफ। तो एरिक मेडलाइन एंड एबीआई और इन्फर्म ये क्या है? तो एरिक का मतलब ये है कि एजुकेशन रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन सेंटर। ओके, तो ये एक लाइब्रेरी है ऑफ एजुकेशन की जिसमें डिजिटल रिसर्च एंड नॉलेज है। ओके, एंड ऑल्सो इसमें जो इंटरनेशनल कॉपीराइट प्रोटेक्टेड रिसोर्सेस है ये भी है। ओके, देन मेडलाइन, सो मेडलाइन ये एक फर्स्ट बिब्लियोग्राफिक वेबसाइट है। ओके, जो कि यूएस नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन ने बनाई है। एंड इसमें मोर देन 26 मिलियन रेफरेंसेस है टू बायोमेडिकल जर्नल्स। ओके, एंड जो एबीआई एंड इन्फर्म है ये एप्लीकेशन बाइनरी इंटरफेस है। ओके, सो इट इज द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंटरफेस बिटवीन लाइब्रेरी एंड प्रोग्राम दैट यूजर रन्स। तो ये एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंटरफेस है किसके बीच में? तो लाइब्रेरी एंड प्रोग्राम। ओके, जिस प्रोग्राम को हम लोग रन करते हैं। ओके, एंड ये जो इन्फॉर्म है ये हमको फुल टेक्स्ट रिसोर्सेस प्रोवाइड करता है फॉर जर्नल्स, देन फॉर बिजनेस न्यूज एंड पब्लिकेशन। तो इसका मतलब ये है कि ये तीनों भी चीजें हमको रिसोर्सेस प्रोवाइड करता है। ओके, सो ये जो रिसोर्सेस है ये रिसोर्सेस किसके फॉर्मेट में है? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में है। ओके, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेसेस। ओके, सो यानी कि जो एरिक, मेडलाइन, एबीआई और इन्फर्म ये है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेसेस है। अब हम ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है साइटेशन सर्विसेज। साइटेशन सर्विसेज का मतलब ये है कि जो भी हम लोग रेफरेंसेस का इस्तेमाल करते हैं हमारे रिसर्च के वक्त, तो उन रेफरेंसेस को बताने के लिए, उनका सर्विस देने के लिए साइटेशन सर्विसेज का इस्तेमाल किया होता है। तो ये तो करेक्ट आंसर नहीं हुआ। इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेसेस, यस।
तो ये जो 3 चीज़ें हैं ये इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस है। तो ये तो करेक्ट आंसर। देन प्रिंटेड डेटाबेसेस मतलब डेटाबेसेस इन द प्रिंटेड फॉर्मेट, तो ये तो इनकरेक्ट। लाइब्रेरीज, लाइब्रेरीज इट इज द प्लेस वेयर वी कैन एक्सेस द रेफरेंसेस और बिब्लियोग्राफी इन द डिजिटल या फिर इन द फिजिकल फॉर्मेट। ओके, सो ये भी इनकरेक्ट आएगा। सो द करेक्ट आंसर इज आंसर 2। नाउ स्टूडेंट्स, हमारे आज के लेक्चर का जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स द ओवर आर्किंग विजन दैट गाइड्स रिसर्च इनटू सोशली रिलेवेंट एरियाज। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है कि जिसमें हम लोग रिसर्च का जो इस्तेमाल है या फिर रिसर्च का जो गाइडेंस है वो हम लोग सोशली रिलेवेंट एरियाज पर लगा सकते हैं। तो हमें पहला ऑप्शन दिया है। तो पहला ऑप्शन का मतलब ये है कि अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स। ओके, तो इसको एमएचआरडी ने इनिशियली बनाया था, मतलब उसका इनिशिएटिव था। तो इसका एक मेन जो एम है वो ये है कि हम लोग जो मेजर हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं इंडिया में या फिर यूनिवर्सिटीज होते हैं, तो इन सारी चीज़ों को हम लोग अच्छी तरीके से रैंकिंग कर सके। ओके, बेस्ड ऑन इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ओके, दूसरा ये है कि इम्प्रिंट, इम्प्रिंट का मतलब ये है कि इम्पैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। ओके, सो इसको भी एमएचआरडी ने ही ड्राफ्ट किया था और इसके दो एम्स है। पहला ये है कि हम लोग इंजीनियरिंग एजुकेशन पॉलिसी को अच्छी तरीके से डेवलप कर सको, और जो दूसरा एम है वो ये है कि हम लोग रोड मैप को बनाना है हमें, ताकि हम लोग इंजीनियरिंग चैलेंजेस को हासिल कर सको। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो कि इंजीनियरिंग एजुकेशन की पॉलिसी है और जो भी इंजीनियरिंग चैलेंजेस है उनको हम लोग हमारा जो कंट्री का आर्किटेक्चर है उसको अच्छी तरीके से बनाने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें किसी भी बिल्डिंग को बनाना है या फिर रोड्स को बनाना है इन द कंट्री, तो इसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो यानी कि इसका इस्तेमाल हम लोग सोशली रिलेवेंट एरियाज में करवाते हैं। ओके, देन द थर्ड इज एनआईआरएफ। एनआईआरएफ का मतलब ये है कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। ओके, तो ये एक ओवरऑल मेथोडोलॉजी है कि जिसकी वजह से हम लोग इंस्टीट्यूशंस को रैंक कर सकते हैं अक्रॉस द कंट्री। ओके, तो इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स का इस्तेमाल किया हुआ है। फॉर एग्जांपल, टीचिंग, देन लर्निंग एंड रिसोर्सेज, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस। तो इनके ऊपर हम लोग रिसर्च मेथोडोलॉजी का आउटलाइन बनाते हैं ताकि हम लोग इंस्टीट्यूशंस को रैंक कर सके। देन स्वयं प्रभा, स्वयं प्रभा ये एक डीटीएच चैनल है। नॉट वन डीटीएच चैनल, देर आर 32 डीटीएच चैनल्स एंड दिस इज द इनिशिएटिव बाय एमएचआरडी। ओके, सो इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, हम लोग हाई क्वालिटी एजुकेशनल प्रोग्राम्स का टेलीकास्टिंग कर सकते हैं फॉर द स्टूडेंट्स इन द कंट्री। ओके, और वो भी 24/7 बेसिस आवर्स पर। ओके, तो यहाँ पे जो इम्प्रिंट है, तो इम्प्रिंट का जो इस्तेमाल होता है जिसकी वजह से हम लोग रिसर्च का जो गाइडेंस है वो सोशली रिलेवेंट एरियाज पर लगा सकते हैं। तो द करेक्ट आंसर टू आवर क्वेश्चन इज आंसर 2। तो मैं अब आपको ये फुल फॉर्म्स देती हूँ। आर्या का फुल फॉर्म ये है कि to Atal ranking of institutions on innovation achievements. Okay, Atal ranking of institutions. Okay, on innovation achievements. On innovation achievements. Then imprint. Imprint का मतलब हमने देखा कि impacting research, innovation and technology. Impacting research, innovation and technology. And the NIRF, what was that? It was the National Institutional Ranking Framework. National Institutional Ranking Framework. And the last one was the Swayam Prabha. Okay, so the correct answer to this question is answer 2. तो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको कोई भी डाउट हो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड स्टे ट्यून फॉर माय नेक्स्ट वीडियो लेक्चर एट 9 AM एवरी डे।